आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इक्विटी की 12 मैक्सिम्स के बारे में। देखिए, अब ये इक्विटी क्या होता है? देखिए, इक्विटी का मतलब सरल से शब्दों में होता है फेयरनेस, जस्टिस, इंसाफ। इक्विटी का मतलब इंसाफ। अब ये इक्विटी की जो मैक्सिम्स हैं इनको अप्लाई क्यों किया जाता है और ये मैक्सिम्स होती क्या है? देखिए, ये जो मैक्सिम्स होती हैं इक्विटी की, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट को गाइड करती हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि लॉ के प्रोविजंस अप्लाई करने में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम लोग उस जगह पे इक्विटी के प्रिंसिपल्स यानी मैक्सिम्स को अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है अपने लैंड को बी को बेचेगा। ठीक है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल थी उसके अंदर ए ने अपनी साइन भी कर दिया। तो अगर देखा जाए कानूनी तौर पे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए ने अपनी साइन करी हुई है, तो अब इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपनी साइन करी है। तो कानून क्या कह रहा है कि उसने अपनी साइन कर दिया तो अब सेल हो गई। लेकिन बाद में यह पता चला कि ए की इच्छा को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके वो लैंड खरीदा गया है। तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये जो किया गया है, ये लीगल तौर पे तो बिल्कुल ठीक है, कोई इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन वहां पे इक्विटी आ जाएगा ए को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे इक्विटी नहीं आएगी, इस लीगल रूल्स के वजह से आप देखिए ए के साथ नाइंसाफी हो रही है, अनफेयरनेस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं, तो वहां पे इक्विटी की मैक्सिम आ जाएगी। ए की इच्छा को अगर ऐसे इन्फ्लुएंस किया गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ए के ऑप्शन पे वॉइड होगा अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, इसमें सबसे पहली मैक्सिम आती है इक्विटी की, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या हुआ यहां पे? फेयरनेस, जस्टिस। जो कोई भी जस्टिस, फेयरनेस चाहता है, इक्विटी चाहता है, इन रिटर्न वो भी इक्विटी करे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक किराएदार है, आपका एक टेनेंट है जिसने कई मंथ से आपको रेंट नहीं पे किया है। अब वो किराएदार जो है कोर्ट में जाता है इस वजह से ताकि उसको आप उस मकान से निकाल ना पाए, एविक्ट ना कर पाए। तो जब वो कोर्ट जाएगा, आपका किराएदार कोर्ट में, और जाके प्रोटेक्शन मांगेगा एविक्शन के लिए, तो कोर्ट उससे ये कहेगा कि तुमने भी तो कई सारे मंथ्स का रेंट नहीं पे किया है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इक्विटी किया जाए तो तुम भी तो बदले में इक्विटी करो, तुम भी तो उस रेंट को पे करो। ये मतलब होता है इस मैक्सिम का, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अब इंडिया के अंदर ये आपको कई प्रोविजन में मिल जाएगा, जैसे सीपीसी के अंदर ऑर्डर 8 रूल 6, अगर कोई इंसान जो है सूट फाइल करता है किसी मनी की रिकवरी के लिए, सामने वाला भी उसके अंदर सेट ऑफ क्लेम कर देता है, तो अगर आप सामने वाले से 1000 रुपए मांग रहे हो तो उसका जो आपके ऊपर बकाया है आप भी तो उसको दो। तो इफ यू सीक इक्विटी यू मस्ट डू इक्विटी। अब इसके बाद दूसरी मैक्सिम आती है, इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। यानी कि इक्विटी जो है वो आपको कोई भी रॉन्ग, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, उसको जाने नहीं देगी बिना रेमेडी प्रोवाइड करे। यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपके साथ कुछ भी रॉन्ग होता है, हो सकता है कि लॉ की नजर में वो रॉन्ग जो है कंप्लीट रॉन्ग ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो थे किसी जगह पे किसी इलेक्शन में वोट डालने जा रहे थे, आपको किसी एक कांस्टेबल ने रोक लिया वोट डालने से। अब जिस कैंडिडेट के लिए आप वोट डालने जा रहे थे वो कैंडिडेट उसके बाद भी जीत गया, तो अगर देखा जाए कोई भी लॉस नहीं है इसके अंदर आपको रोकने से। तो लेकिन यहां पे जो आपका राइट था उसको वॉयलेट किया गया ना, आपको रोका गया। तो अब यहां पे अगर लॉ को देखा जाए तो लॉ के हिसाब से तो कोई लॉस ही नहीं हुआ है इसके अंदर। तो इक्विटी जो है इस जगह पे पिक्चर में आ जाएगा, और जो न्याय है और जो इंसाफ है वो ये कहता है कि क्योंकि आपका राइट का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आपके राइट का वॉयलेशन हुआ है, आपको कुछ रेमेडी मिलनी चाहिए, आपको कुछ डैमेजेस या मुआवजा मिलना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी मैक्सिम आती है इक्विटी की, इक्विटी रिगार्ड्स एज डन व्हाट ऑट टू बी डन। इक्विटी जो है उन चीजों को मानेगी कि वो हो गई जिनको होना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कहा कि हम आपको अपना एक लैंड बेचेंगे। यहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी आपको बेच नहीं दिया है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि उसी बीच हमने उठा के उसी लैंड को एक थर्ड पर्सन को बेच दिया। अब जिस थर्ड पर्सन को हमने बेचा उसको यह पता था कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसको बेचने का। तो अब यहां पे अगर आप देखिए तो कानून के हिसाब से तो अब कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि हमने तो बेच दिया, हमने उसको बेच दिया, उसने खरीद लिया, क्योंकि आपके साथ तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा, हमने आपको बेच नहीं दिया था, अभी रजिस्ट्री नहीं हो गई थी उसकी।
तो कानून के नजर में तो अब वो असल मालिक बन गया। लेकिन अगर उसको पता था कि आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पे कोर्ट क्या रिगार्ड करेगा कि जिस चीज को होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि हमें आपको बेचना चाहिए था, वो एक्चुअली में हो चुका है। तो अब यहां पे जब आप कोर्ट जाओगे तो आप कोर्ट जो है जाके उसके अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो, जो थर्ड पर्सन है। जिस तरीके से आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, उसी तरीके से आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेके उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो, ताकि वो लैंड आपको मिलना चाहिए। यही है इस मैक्सिम का मतलब। और ये मैक्सिम जो है इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसका एप्लीकेशन हमें मिल जाता है, सेक्शन 40 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसके बाद चौथी मैक्सिम आती है इक्विटी की, इक्विटी इज इक्वालिटी। यानी इक्विटी जो है ये इक्वालिटी है। कोर्ट जो होगा जब भी कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटीज भी आएगी, जहां पे कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इक्विटी क्या करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा। भले ही उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो कि कौन कितना देगा कौन कितना लेगा, लेकिन इक्विटी क्या करेगा, सबको बराबर से ट्रीट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ए एक इंसान था, इसने बी को कुछ पैसा उधार दिया, फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए उधार दिए। अब ए ने ये जो पैसा बी को उधार दिया, ये सी, डी और ई इनकी गारंटी और श्योरिटी पे दिया। सी, डी, ई ने ये कहा कि अगर बी आपको पैसा वापस नहीं लौटाएगा तो ये 3,000 हम लोग देंगे। ठीक है, इन लोगों ने, ये लोग एज अ श्योरिटी बन गए। मान लीजिए कि बाद में बी ने पैसा नहीं दिया ए को। अब जब ए को पैसा लेना था तो अब ए यहां पे सी से रिकवर कर सकता है, या डी से, या ई से, या इन तीनों से रिकवर कर सकता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल ए ने ये 3,000 रुपए सी से रिकवर कर लिया। ये जो 3,000 रुपए बी को देना था ए को, इसे सी से रिकवर कर लिया। अब सी को ये पैसा बी से भी नहीं मिल पाया, तो अब बताइए क्या इन तीनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि कौन कितना पैसा ए को देगा? नहीं। लेकिन क्योंकि तीनों ने ए को गारंटी दी थी, तो इक्विटी क्या ट्रीट करता है, इक्विटी इज इक्वालिटी। तो इक्विटी यहां पे ये ट्रीट करेगा कि तीनों जो है बराबर बराबर से लायबल होंगे। तो यानी अगर इसने 3,000 इसको दे दिया तो 1,000 ये देगा इसको और 1,000 इसको ये देगा। यही मतलब होता है इक्विटी इज इक्वालिटी। अब ये जो मैक्सिम है इक्विटी इज इक्वालिटी, ये इंडिया के अंदर कई प्रोविजंस में अप्लाई होती है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 43 में। उसके साथ साथ सेक्शन 146 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी प्रोवाइड किया गया। कॉन्ट्रीब्यूशन अमंग को-श्योरिटीज सेक्शन 27 इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी बताया गया है। उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 82 में भी बताया गया है। इसके बाद पांचवी मैक्सिम आती है इक्विटी की, इक्विटी फॉलोज द लॉ। यानी इक्विटी जो है, यानी ये जो जस्टिस और न्याय और फेयरनेस की बात अभी हम लोगों ने कही है, ये लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ को ये सपोर्ट कर रही, कॉम्प्लीमेंट कर रही, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाती है। हाँ, ऐसा अगर होता है कि किसी जगह पे लॉ के स्ट्रिक्टनेस के वजह से किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उस जगह पे इक्विटी जो है पिक्चर में आ जाती है। अब जब वो इक्विटी पिक्चर में आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, बल्कि वो लॉ की बाउंड्री में रह के वहां पे जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन था 50 साल की एज का, उसने एक यंग लड़का जिसकी एज थी 21 साल, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कोई एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन है, उसके लिए बहुत इजी होगा किसी की विल को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सिंस ही इज अ एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, उसने एक यंग लड़के की विल को आसानी से इन्फ्लुएंस कर लिया। और जो बार्गेन हुआ वो बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शनेबल था, मतलब कि ऐसा कि बहुत ही अनफेयर लग रहा है देखने में कि लड़के के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। लड़का कम एज का था, वो इतनी चीजें समझ नहीं पाया। अब वहां पे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दोनों ने इस चीज का। तो अगर आप देखें तो लॉ तो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि अगर कोई लड़का अपनी इच्छा से कर रहा है और वो बालिग है यानी मेजर है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखें तो लड़के के साथ यहां पे नाइंसाफी हो रही है, यहां पे अनफेयरनेस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है लड़के के साथ, तो उस जगह पे इक्विटी जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। और इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे किसी के विल को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 में वॉइडेबल होगा उस इंसान के ऑप्शन पे जिसकी विल को इन्फ्लुएंस किया गया है। यही इसका कहने का मतलब है कि इक्विटी फॉलोज। अब इसके बाद
छठी मैक्सिम आती है इक्विटी की, ही हु कम्स टू इक्विटी, जो इक्विटी के पास आता है, मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। अगर कोई आता है कोर्ट के पास और कोर्ट से चाहता है इक्विटी की, कोर्ट जो है फेयरनेस और जस्टिस करे, तो वो क्लीन हैंड के साथ आए। यानी ऐसा ना हो कि खुद उल्टा सीधा कोई हरकत करे हो, रॉन्गफुल एक्शन या कोई डिसऑनेस्टी करी हो, तो उस जगह पे उसे कोर्ट की तरफ से इक्विटी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके साथ किसी एक इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको अपना मकान बेचेगा। वो मकान 500 यार्ड में फैला हुआ था और उसने बोला कि ये 5 लाख रुपए का आपको देगा। आपने कहा ठीक है। आपने उसके अंदर एडवांस पेमेंट कर दिया 4 लाख रुपए का। फिर आपने कहा कि हम बाद में दे देंगे, रजिस्ट्री जब हो जाएगी। आपने रजिस्ट्री करवा लिया, मकान का कब्जा ले लिया। जब आप मकान में रहने गए तो आपको पता चला कि वो 500 यार्ड में नहीं बल्कि 400 यार्ड में है। तो वो 1 लाख रुपए जो बचा, आपने उसको देने से मना कर दिया। अब उस 1 लाख रुपए को लेने के लिए वो कोर्ट चला गया, कि कोर्ट में गया कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करे कि हमने तो मकान बेच दिया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मेरा 1 लाख रुपए पड़ा है। तो कोर्ट पूछेगा, आर यू कमिंग विथ क्लीन हैंड्स, आर योर हैंड्स क्लीन? So if you seek equity, you must come with clean hands, because there was dishonesty on your part as well, because the house you talked about is said to be 500 yards, but it found out that it is only 400 yards. So there was dishonesty on your part. You are not coming with clean hands. Court will refuse to give him equity. अब इसके बाद 7वीं मैक्सिम आती है इक्विटी की, डिले डिफीट्स इक्विटी। यानी इसको यह भी कहा जाता है इक्विटी एड्स द विजिलेंट। इक्विटी उनकी मदद करती है जो वॉचफुल, अलर्ट रहते हैं। नॉट दोज हु स्लीप ऑन देयर राइट्स, ना कि उनकी जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर उनका कोई राइट का वायलेशन हो रहा है, कभी उठे कोर्ट चले आए सूट फाइल करने, ऐसे लोगों की मदद नहीं करता इक्विटी। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के ऊपर आपका पैसा बकाया था। अब आमतौर पे पैसे की रिकवरी के लिए जो लिमिटेशन बताई गई है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, वो 3 साल है। अब आप भूले बैठे हुए हैं, कई साल गुजर गया, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हो और आप कहते हो कि मुझे अपना पैसा रिकवर करना है, जब आपको जरूरत लगी पैसे की, तो वहां पे कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लिमिटेशन प्रोवाइड करी गई है ऑलरेडी 3 साल के लिए। तो ये बोला गया है डीले डिफीट्स इक्विटी। उसी तरीके से और भी दूसरे केसेस के अंदर, अगर आपने डीले करा, आपके राइट का कोई उल्लंघन हुआ है या आपके साथ रॉन्ग हुआ है और आपने डीले करा, तो इक्विटी आपकी मदद नहीं करेगा। वही चीज जो है इसका मतलब हुआ। अब ये इक्विटी की जो मैक्सिम है, ये हमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर मिल जाएगी। अब इसके बाद 8वीं मैक्सिम आती है, वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द लॉ प्रिवेल्स। यानी जहां पे 2 लोगों का इक्वल क्लेम है इक्विटी को लेके। इक्विटी का मतलब इंसाफ दिलवाना, 2 लोगों का बराबर का हक है इंसाफ पाने का। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वहां पे जो भी लीगल रूल्स होंगे, तो फिर कोर्ट वहां पे लीगल रूल्स अप्लाई करके फैसला सुनाएगा। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लैंड है जिसके लिए हम और आप दोनों इक्वली एंटाइटल हैं क्लेम करने के लिए, यानी हमारी और आपकी इक्विटी इक्वल है, दोनों बराबर के हकदार हैं। तो वहां पे अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो कोर्ट लीगल रूल्स, यानी जो फिर प्रोविजंस होंगे लॉ के, उनको अप्लाई करेगा। यानी जिसका केस लीगली ज्यादा मजबूत होगा वो केस जीत जाएगा। जिस जगह पे 2 लोगों की इक्विटीज, यानी इक्विटी को लेके दोनों की इक्विटी इक्वल होगी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक इंसान को हमने और आपने दोनों लोगों ने पैसा दिया हुआ है, ठीक है, उससे पैसा रिकवर करने का जो हक है हम दोनों का आपका बराबर है। लेकिन हुआ इत्तेफाक से ये कि मैंने जो उसको पैसा दिया था उसके साथ प्रॉपर तरीके से उसको लिखा गया, रजिस्टर किया गया, और आपने ऐसे ही उठा के पैसा दे दिया। तो हम दोनों का हक उससे पैसा रिकवर करने का इक्वल है। तो जहां पे इक्विटी इक्वल होगी तो क्या प्रिवेल करेगा? लॉ प्रिवेल करेगा। तो लीगल प्रोविजन के हिसाब से लीगली कौन मजबूत फुटिंग पे स्टैंड करता है? मैं स्टैंड करता हूं। तो मैं जो होगा उससे अपना पैसा रिकवर कर ले जाऊंगा, मुझे आपके ऊपर प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब इसके बाद 9th मैक्सिम आती है, वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम प्रिवेल्स। देखिए, इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जहां पे इक्विटी इक्वल होती है और उस जगह पे कोई लीगल प्रोविजंस है उसको जज करने के लिए, तो वहां पे लॉ प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे कोई लीगल प्रोविजन नहीं है डिसाइड करने के लिए कि किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये कह रहा है वेयर द इक्विटीज आर इक्वल, लेकिन उसके बाद भी इक्विटीज इक्वल है, तो वहां पे जो फर्स्ट इन टाइम होगी, जो पहले क्रिएट करी गई होगी, वो सेकंड वाले पे प्रिवेल कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज किया, फिर सी को मॉर्गेज किया, फिर डी को मॉर्गेज किया। अब बी, सी, डी इन तीनों का पैसा रिकवर करने का ए से जो हक है वो इक्वल है, ठीक है। अब तीनों की इक्विटी इक्वल है और कोई
ऐसा लॉ का प्रोविजन नहीं है जो किसी एक को दूसरे पे प्रेफरेंस दे रहा है, नहीं तो इससे पहली वाली मैक्सिम अप्लाई हो जाएगी। तो उस जगह पे जो पहला मॉर्गेजी होगा उसको दूसरों के ऊपर प्रेफरेंस मिल जाएगी, तो यानी बी को सी और डी के ऊपर प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो जैसे देखिए, if A mortgage his property to B, then to C, then to D, and the interest of all the three be merely equitable, then interest having been created first in point of time, he will have priority over C and D. तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये जो है इंडिया के अंदर इसका एप्लीकेशन जो है कई सेक्शंस में मिल जाएगा हम लोगों को, जैसे सेक्शन 40 हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 70 हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, इनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब इसके बाद 10th मैक्सिम आती है, इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट, यानी इक्विटी जो है वो इंटेंट को देखती है रेदर देन द फॉर्म। इंटेंट मतलब कि अगर हमारे कोई एक्शन है, कोई काम हम कर रहे हैं, तो हमारे इस एक्शन के पीछे मेरी नियत क्या थी, मेरी इंटेंशन क्या थी, रेदर देन द फॉर्म। रेदर देन मतलब हमने उसको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया, उसका किस तरीके से लिखा, क्या लीगल फ्रेमवर्क किया गया, या क्या टेक्निकल डिटेल्स लिखी गई है। कोर्ट इस पे नहीं जाएगा, इक्विटी कोर्ट क्या देखेगी, मेरी इंटेंट क्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपने बेटे बी को ढेर सारा पैसा दिया बिजनेस शुरू करने के लिए। अब उन लोगों ने कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया कि ये पैसा लोन के अमाउंट पे दिया जा रहा है, यानी एज अ लोन दिया जा रहा है, या ये पैसा एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है। बाद में बेटे ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पैसा जो है गिफ्ट था। तो इक्विटी कोर्ट जो है ये देखेगा कि जिस वक्त ये पैसा, हालांकि कोई उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन इक्विटी कोर्ट क्या देखेगा कि जब ये पैसा दिया गया तो ट्रू इंटेंट क्या थी उसके फादर की। तो ट्रू इंटेंट क्या थी, उसको लोन देना, ना कि गिफ्ट में देना। तो इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म। अब इसके बाद 11th मैक्सिम आती है इक्विटी की, इक्विटी इंप्यूट्स एन इंटेंशन। इक्विटी जो है इंटेंशन इंप्यूट कर देती है टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी एक इंसान ने आपको गिफ्ट दिया, कोई मकान आपको गिफ्ट में दिया, ठीक है, उसकी पूरी इंटेंशन थी आपको किसी मकान को गिफ्ट में देना, आप बहुत खुश थे कि चलो हमें गिफ्ट में मिल गया। उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी जा रही थी, आप लोग गए उसका रजिस्ट्रेशन करवाने लगे, सारे पेपर में उस इंसान ने जो डोनर था उसने साइन कर दिया। एक आखिरी पेपर बचा था साइन करने का, वो साइन करने वाला था कि उसी को उतनी देर में हार्ट अटैक पड़ गया, वो गिरा मर गया। अब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में कि यार ये तो मकान आते 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 रह गया, एक डॉक्यूमेंट में साइन होना बच गया था। तो अब लॉ तो यहां पे आ जाएगा, लॉ क्या कहेगा, लॉ कहेगा साइन नहीं हो पाया, नहीं हो सकता काम। लॉ यही कहेगा ना, क्योंकि लॉ कहेगा कि भाई जितने डॉक्यूमेंट जो जरूरी चीजें थी जिसमें साइन नहीं हुई तो अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे इक्विटी आपकी मदद में आ जाएगा। तो कोर्ट यहां पे इक्विटी की ये मैक्सिम अप्लाई करेगा कि इक्विटी इंप्यूट्स एन इंटेंशन। इक्विटी क्या करेगा, उसको इंटेंशन इंप्यूट कर देगा कि डोनर की वाकई में इंटेंशन थी आपको मकान गिफ्ट में देने की, टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन। तो कोर्ट की इक्विटी की हेल्प से वो मकान आप तक पहुंच जाएगा। तो ये मैक्सिम किस तरह की सर्कमस्टांसेस में आ जाती है कि जहां पे किसी एक इंसान को कोई बेनिफिट मिलने वाला होगा किसी ट्रांसैक्शन से, किसी कमी और खामी की वजह से वो ट्रांसैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये मैक्सिम पिक्चर में आ जाती है। अब इसके बाद लास्ट मैक्सिम आती है इक्विटी की, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी जो है वो फोकस करती है पर्सन के ऊपर और उसके एक्शन के ऊपर। इससे मैटर नहीं करता है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके इश्यूज कहां है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक लैंड को बेचने का, मेरा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको एक लैंड बेचूंगा। वो लैंड एक्चुअली में फॉरेन कंट्री में है, वो लैंड फॉरेन कंट्री में है। अब मान लीजिए कि उसी लैंड को मैं किसी और इंसान को बेचने जा रहा हूं, आपको ये बात पता चली। जब आपको ये बात पता चली तो अब जब आप कोर्ट में जाओगे तो हम तो बहुत आसानी से कह देंगे कि भाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है क्योंकि लैंड तो फॉरेन कंट्री में है। तो ये इक्विटी की मैक्सिम आ जाएगी आपके रेस्क्यू के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। क्या कहती है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। ये पर्सन के ऊपर फोकस करती है कि पर्सन को कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है क्या करो क्या ना करो। तो यानी कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकता है कि मत बेचो, क्योंकि ये इन पर्सन जो है फोकस कर रही है रेदर देन प्रॉपर्टी पे। भाई प्रॉपर्टी तो मेरे ही कंट्रोल में है ना, प्रॉपर्टी तो मेरे ही कंट्रोल में है ना। तो भले ही वो कहीं किसी और कंट्री में है, अगर हम इंडिया में है तो आप इंडियन कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट हमें ऑर्डर दे देगा कि हमने जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है बेचने का, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़े, भले ही प्रॉपर्टी कहीं और हो। यही मतलब हुआ इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। तो इक्विटी जो है वो पर्सन के ऊपर फोकस करती है, इंसान पे फोकस कर रही है, रेदर देन उसके राइट्स, इश्यूज,
ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो चाहे कहीं भी हो, किसी कंट्री पे, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर है तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। ये इस मैक्सिम का मतलब है। आई होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।